नमस्कार। स्क्रीन पे जिस शख्स की तस्वीर आप देख रहे हैं, इनका नाम है कार्तिक गोपीनाथ। एक यूट्यूबर है, 2 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, काफ़ी पॉपुलर खुद को माना करते हैं, राइट विंगर है, यानी बीजेपी या फिर हिंदुत्ववादियों के लिए ये काफ़ी वीडियोस बनाते चले आ रहे हैं। यहाँ पर एक अहम सवाल है कि इनके बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं। ये आज सलाखों के पीछे हैं, इनके खिलाफ काफ़ी सारे गंभीर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, जैसे कि मंदिर बनवाने के नाम पर इन्होंने चंदा इकट्ठा किया, लोगों से जो पैसे वसूले वो खुद के लिए इस्तेमाल कर डाले, इन्होंने उस मंदिर के लिए जो इकट्ठा किया था पैसा वो नहीं दिया। एक और तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस तस्वीर में कार्तिक गोपीनाथ इस देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी के साथ खड़े नजर आते हैं। कुछ गुफ्तगू हो रही है, बहुत ही करीब है। अगर आप देखें कि एक सिक्योरिटी घेरा होता है होम मिनिस्टर साहब का, तो उस घेरे को तोड़कर अगर आप एयरपोर्ट पे रिसीव करने जा रहे हैं तो यानी आप बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान हैं। आपको उस इंपॉर्टेंस को दिखाया गया है, यानी एक पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं वो एक लिस्ट जारी करते हैं। इस लिस्ट में ये लिखा होता है कि कौन कौन रिसीव करने के लिए जाएगा, कौन कौन उनसे मिलेगा, कब मिलेगा, पूरा प्रोग्राम प्लान होता है। तीसरी तस्वीर आप देखिए, इसमें तमिलनाडु के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं अन्नामलाई जी, उनके साथ ली गई ये तस्वीर है। उनके साथ कई और तस्वीरें भी हैं, लेकिन ये आप तस्वीर देख लीजिए। अच्छा, इन तीनों तस्वीरों के पीछे एक और अहम सवाल आता है, क्योंकि कुछ समय पहले जब अन्नामलाई जी से ये पूछा गया था कि कार्तिक गोपीनाथ जो हैं इन्होंने इस तरह से घपला किया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और आपके दोस्त भी माने जाते हैं, तो साफ तौर पर अन्नामलाई ने यह कहा कि मैं इस शख्स को नहीं जानता हूं, और मैं क्यों जानूं, क्या ये प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या ये होम मिनिस्टर हैं, और अगर ये सब नहीं है तो मैं इनको नहीं जानना चाहता और मैं नहीं जानता हूं इनको। लेकिन ये तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। तस्वीरें साफ तौर पर ये बताती हैं कि कार्तिक गोपीनाथ का जो कद था वो किस हद तक तमिलनाडु बीजेपी में था, यानी अन्नामलाई के बेहद करीबी ये जो है माने जाते हैं। चलिए, इनके खिलाफ जो एफआईआर है वो मेरे हाथ में है। इस एफआईआर में वो तमाम चीज़ें लिखी हैं, तमिल में है, लेकिन मैं आपको इसको ट्रांसलेट करके बताऊंगा। तमाम वो चीज़ें हैं, तमाम वो एलिगेशंस हैं कि किस तरह ये पूरा घपला हुआ और किस तरह से अभी ये एफआईआर हो चुकी है और इनको रिमांड में भेज दिया गया है। और जैसे ही ये खबर बाहर आई कि कार्तिक गोपीनाथ जो है वो गिरफ्तार हो गए हैं, तो तमाम बड़े लीडर, जो बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स हैं, वो इनको बचाने के लिए आगे आ गए। जैसे कि सुब्रमण्यम स्वामी जी ने ट्वीट किया, उसके साथ साथ अन्नामलाई जी का ट्वीट आया। अन्नामलाई जी ने तो ये कहा कि बहुत ही गंभीर बात है कि तमिलनाडु की जो सरकार है उसने कार्तिक गोपीनाथ को गिरफ्तार कर लिया है, और वो भी इस वजह से कि वो शख्स एक मंदिर बनवाने के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा था, डोनेशन कलेक्ट कर रहा था। मैंने इनके पिताजी से बात करी है और इनको मैंने अश्योर किया है कि बीजेपी, तमिलनाडु बीजेपी का जो लीगल विंग है वो आपके बेटे को बचाने में पूरी सहायता देगा और हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। ये वही इंसान है जिन्होंने ये कहा था कि कार्तिक गोपीनाथ को मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आज ये खुले तौर पर बाहर आ चुके हैं। इसी तरह से सुब्रमण्यम स्वामी जी का भी ट्वीट है, वो भी मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। खैर, आ जाते हैं मसले में कि मसला है क्या। बात कुछ 1 साल पहले की है, यानी 2021 की घटना है। तब एक सिरवाचूर करके एक जगह है जो कि पेरम्बलूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ पे एक बहुत ही प्राचीन मंदिर बताया जाता है जो पहाड़ी के ऊपर है, और वो मंदिर दलितों के कंट्रोल में है। उसके ठीक नीचे एक और मंदिर है जो कि एक प्राइवेट मंदिर बताया जाता है। ये प्राचीन नहीं है, नया नया बनाया गया मंदिर है। वहाँ पर जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से कुछ एक मूर्तियाँ बनाई गई थी, वो एक दिन जब सुबह लोग वहाँ पहुँचे तो देखते हैं कि जो प्राचीन मंदिर है उसमें भी एक मूर्त को तोड़ा गया है, और नीचे जो प्राइवेट मंदिर है इसमें भी कुछ एक मूर्तियों को तोड़ा गया है। फौरन वहां पर एक खबर फैलती है कि जो क्रिश्चियन मिशनरी के लोग हैं वो आए रात को और उन्होंने ये काम किया है, उन लोगों ने इस मंदिर को तोड़ा है। ये बात आग की तरह फैलती है, लेकिन कुछ ही पल के बाद जो यहाँ की पुलिस है वो एक शख्स को गिरफ्तार करती है। इसका नाम है नंदा। ये एक मेंटली चैलेंज्ड व्यक्ति बताए जाते हैं, और इससे पहले भी कुछ एक और मंदिरों में जाके इसी तरह की हरकत कर चुके हैं। इनके खिलाफ एफआईआर होती है और उनको गिरफ्तार भी किया जाता है और बाद में छोड़ भी दिया जाता है, बिकॉज ये मेंटली चैलेंज्ड थे।
खैर, जब ये बात समझ में आती है कि ये किसी क्रिश्चियन मिशनरी या फिर ईसाइयों के द्वारा की गई घटना नहीं है, ये एक हिंदू तेलुगु ब्राह्मण जो नंदा थे उनकी तरफ से करी गई घटना है, इसके बाद भी किसी ने माफ़ी नहीं मांगी आके, किसी ने भी ये नहीं कहा हिंदूज जो है वो शांत रहें और ईसाइयों से हम माफ़ी मांगते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ समय के बाद जो मंदिर कि जो स्ट्रक्चर्स टूटे हुए थे और पहले भी जो नेचुरली जो मंदिर पुराना हो जाता है उसमें पेंट वेंट करना होता है, इसके लिए मंदिर प्रशासन ने एक टेंडर जारी किया। इस टेंडर में ये कहा गया कि हमें ये सारे काम करवाने हैं, और ये मेन मंदिर के लिए था, नीचे के लिए नहीं था। हमें ये तमाम काम करवाने, जो भी इच्छुक हैं वो अपना टेंडर भेज सकते हैं। तो इसी के तहत एक टेंडर पहुंचता है जो कि 36 लाख रुपए का टेंडर आता है। इसी दौरान कार्तिक गोपीनाथ जो एक यूट्यूबर हैं, ये उस मंदिर के दौरे पे पहुंचते हैं और उनसे ये कहा जाता है कि देखिए जो आपका मंदिर है ये हिंदू मंदिर है और यहाँ के तमाम जो लोग हैं उनसे हम बहुत बेहद अटैच्ड हैं, कनेक्टेड हैं, और इस मंदिर को हम ठीक कर देंगे। जब इस मंदिर को ठीक करने की बात आई तो कार्तिक गोपीनाथ ने ये कहा कि मैं अपने खुद के पैसों से इस मंदिर को ठीक कर दूंगा। ये बात वहाँ के जो टेम्पल मैनेजमेंट है उनसे बात हुई। अच्छा, ये जो बात है ये ऊपर वाले जो मेन मंदिर है वहाँ पे नहीं हुई, ये नीचे जो प्राइवेट मंदिर है उसके जो पुजारी हैं, उसके जो मैनेजमेंट के लोग हैं, उनसे ये बात हुई। उन्होंने कहा ठीक है। तो अगले ही दिन कार्तिक गोपीनाथ ने मिलाप में एक अकाउंट बनाया। मिलाप में जो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पे 2 तस्वीरें डाली। लेफ्ट हैंड साइड में जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो नीचे का मंदिर है, राइट हैंड साइड में जो ऊपर का मंदिर है, दोनों में ही तोड़फोड़ हुई है, इस तरह से बताया गया। लेकिन ये नहीं कहा गया कि ये 2 अलग अलग मंदिर है। इसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि हम हिंदुओं के लिए, हिंदू मंदिर के लिए फंडराइज कर रहे हैं और इस तरह से तमिलनाडु में एक टेम्पल है जो टूट चुका है, आप अपना सहयोग करें। 10 लाख की मांग थी, जहां पर जो पैसा कलेक्ट हुआ वो 33 लाख से ज़्यादा हो चुका था। इसके बाद कार्तिक श्रीनिवासन ने, जब ये मसला और बढ़ता है, लोग सवाल पूछने शुरू करते हैं, तो 33 लाख जब पहुंचता है तो सबको आगाह किया जाता है कि हमारे को जितना पैसा चाहिए था उतना पैसा हमें मिल गया है, इसके बाद आप पैसा ना भेजें। साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज़ है कि मिलाप में सिर्फ इन लोगों ने पैसा नहीं इकट्ठा किया, कार्तिक गोपीनाथ ने खुद के अकाउंट पे भी पैसा इकट्ठा किया, यानी खुद के पर्सनल अकाउंट को भी वहां पे दिया गया था। यानी उस अकाउंट पे जितना पैसा आया गया उसका कोई हिसाब नहीं है, मिलाप में जितना पैसा गया उसमें अकाउंट है, उसका पैसा भी वहां पे है। खैर, एलिगेशन ये है कि कार्तिक गोपीनाथ ने 2021 में जो पैसे इकट्ठे करे थे, 2022 के मई के महीने तक उसका कोई हिसाब नहीं दिया गया। किसी भी तरह का जो मंदिर में जो काम होना था वो नहीं हुआ, और इसके चलते वहाँ के जो लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, उन्होंने सवाल पूछने शुरू करे। जब सवाल पूछने शुरू करे, कार्तिक गोपीनाथ ने ये कहा कि जो यहाँ का सरकारी विभाग है वो हमें काम नहीं करने दे रहा, यानी HR&CE जो डिपार्टमेंट है, सरकारी डिपार्टमेंट है जो मंदिरों का जो रख रखाव करता है, वो हमें परमिशन देगा तभी हम ये तमाम काम कर सकते हैं, पैसे मिलाप में रखे हुए हैं। लेकिन जो पर्सनल अकाउंट पे जो पैसे इकट्ठे हुए उसके बारे में इन्होंने कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं किया। मिलाप के द्वारा पाई गई जानकारी के साथ अगर आप देखें तो 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए गए किसी एक मूर्तिकार को, और उस मूर्तिकार ने भी ये कहा कि हाँ मुझे पैसे मिले हैं और हमने काम शुरू कर दिया है। उसका स्क्रीनशॉट भी हम आपको लगा दे रहे हैं। और इसके पश्चात किसी भी तरह की गतिविधि जब नहीं पाई गई तो एक नोटिस पहुंचता है कार्तिक गोपीनाथ को। ये नोटिस है एडवोकेट चंद्रशेखर के जरिए। चंद्रशेखर जी के द्वारा दिए गए इस नोटिस में लिखा गया है, साफ तौर पर आप देख रहे हैं, साथ में ये स्क्रीन पे चल रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो मंदिर का जो विभाग है, मंदिर का जो मैनेजमेंट है, उसके जरिए, इस मंदिर का नाम है अरुलमिगु मधुरा कालियम्मन तिरुकोविल सिरवाचूर, जो कि पेरुम्बलूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो इस टेम्पल का जो मैनेजमेंट है उन्होंने ये पूछा है कि भाई आपने जो पैसे इकट्ठे करे उस पैसे को आप सौंपें, यानी मंदिर को सौंपें, या फिर इस पे काम जो भी शुरू होना है वो मंदिर वाले करेंगे। जिसके लिए कार्तिक गोपीनाथ ने उसका जवाब दिया। यानी ये जब चिट्ठी है ये 6/5/2022 को ये नोटिस पहुंचता है कार्तिक के पास। जैसे ही कार्तिक के पास ये नोटिस पहुंचता है, फ़ौरन ये उस एडवोकेट को फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके पूछते हैं भाई साहब बात क्या हुई। एडवोकेट साफ तौर पर मना कर देते कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, जो भी हमने नोटिस दिया है उसका आप जवाब दे दे तो काफ़ी होगा। इसके चलते कार्तिक ने
6/5/2022 को जो नोटिस है उसका जवाब देते हैं और उस जवाब में ये कहा जाता है कि देखिए हम एक यूट्यूब चैनल है और इस तरह से हमने वीडियो बनाया था और इस वीडियो के चलते हमने इस तरह से पैसे इकट्ठे करे और इस पैसों का हम सही तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं। जो HRNC जो डिपार्टमेंट है वो अड़ंगे डाल रहा है, अन्यथा हम तो इस काम को काफ़ी पहले कर चुके होते हैं। यहाँ पर भी जो जवाब दिया गया उसमें किसी भी तरह का डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं दी गई कि भाई कहाँ से पैसा आया और कितना पैसा आया और कितना आपने खर्च किया। इस तरह से कोई भी डिटेल्स इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी। ये एडवोकेट के नोटिस का जवाब था। इसके बाद 21 तारीख को 21/5/2022 को एक और नोटिस जाता है। इस बार असिस्टेंट कमिश्नर जो कि आवड़ी के हैं मिस्टर कंद कुमार, इनके ज़रिए ये नोटिस जाता है। इस नोटिस पे साफ तौर पर कहा जाता है पीयूष यानी पीयूष मानुष एक एक्टिविस्ट हैं यहाँ के तमिलनाडु के, उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। तो इनके ज़रिए एक कंप्लेंट गई है आवड़ी में और इसके चलते आपसे पूछताछ के लिए 25/5/2022 को सुबह के 11 बजे आपको पुलिस थाने आना होगा और हम आपसे पूछताछ करेंगे, आपके खिलाफ ऐसे ऐसे एलिगेशंस हैं। जिसके चलते एक और जवाब जाता है जो कि 24 मई को कार्तिक के ज़रिए। इसमें साफ तौर पर ये लिखते हैं कि मैं बहुत चौंक गया हूं आपके इस जवाब को, इस सम्मन को देखकर। इस सम्मन में आपने मुझे एक फलाना तारीख को 11 बजे बुलवाया है और जिस तरह से आपने मुझे बुलाया है इसके गंभीरता को समझते हुए, और हालांकि मैं वहाँ पे हूँ भी नहीं और मेरे पास एक कंप्लेंट कॉपी भी नहीं है जिसने कंप्लेंट करी है, कम से कम मुझे वो कंप्लेंट पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। खैर वाजिब बात है, जिसके खिलाफ कंप्लेंट है उसको वो कॉपी मिलनी चाहिए। तो इस वक्त मैं नहीं आ पाऊँगा। मेरे जो एडवोकेट हैं आदित्य नारायण, ये वहाँ पर आपसे मिलने आएंगे, यानी पुलिस कमिश्नर के ऑफिस आएंगे और उनके जो जूनियर असिस्टेंट हैं अजित कुमार, ये भी वहाँ पे आपसे मिलने आएंगे, मेरा पक्ष रखेंगे वहाँ पर आके। और क्योंकि मेरे पास FIR कॉपी नहीं है तो मैं आना सही नहीं समझ रहा हूँ। ये बात वहाँ पे ख़त्म होती है। कल सुबह 5:30 बजे पुलिस इनके घर पहुँचती है। ये कहा जाता है कि आपको पूछताछ के लिए थाने पहुंचना होगा। जब बाहर निकलते हैं कार्तिक गोपीनाथ तो ये देखा जाता है कि और भी पुलिस टीम है वहाँ पे, एक वुमेन कांस्टेबल है, इंस्पेक्टर है, कांस्टेबल्स हैं, ये तमाम लोग इनको लेके जाते हैं। एक और चैनल का ये दावा आता है कि कार्तिक गोपीनाथ को किडनैप कर लिया गया है। कार्तिक गोपीनाथ को पुलिस के भेष में कुछ लोग आए और उठा के लेके गए। कहाँ है, कैसे हैं, कौन लेके गया, कौन से स्टेशन में है, हमें कुछ नहीं पता। अच्छा, ये चैनल किसका है? ये सुब्रमण्यम स्वामी जी का एक चैनल बताया जाता है। तो एक तरह का प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की कोशिश करी गई कि कार्तिक गोपीनाथ को गिरफ्तार नहीं, उनको किडनैप करके ले गई है यहाँ की सरकार। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। कार्तिक गोपीनाथ को पुलिस ही लेके गई थी पूछताछ के नाम पर। सुबह के 10 बजे पूछताछ के बाद कार्तिक गोपीनाथ के खिलाफ FIR दर्ज कर दी जाती है। अब पूरे मसले पे आते हैं कि आखिर कार्तिक को गिरफ्तार क्यों किया गया और किस तरह से किया गया। जैसे पहले मैंने बताया, पीयूष मानुष के ज़रिए भी एक कंप्लेंट गई थी। एक और कंप्लेंट जिसके तहत इस पूरी गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया है, कंप्लेंटेंट का नाम है अरविंद। अरविंद जो है कार्यकारी अधिकारी हैं मधुरकालियम्मन तिरुक्कोविल पेरम्बलूर डिस्ट्रिक्ट, जो मंदिर है उसके कार्यकारी अधिकारी हैं। इन्होंने आवड़ी पुलिस थाने में कमिश्नर ऑफिस में कंप्लेंट दर्ज करी। इस कंप्लेंट में इन्होंने एक साफ तौर पर कहा कि मैंने जो ये पद है ये संभाला है 25/4/2022 को। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद में मैं काम कर रहा हूँ और इस तरह से यहाँ पे कुछ गड़बड़ियाँ मुझे दिखी। जब मैं यूट्यूब को स्क्रॉल कर रहा था तो उस वक्त मुझे एक वीडियो दिखा। इस वीडियो पर साफ तौर पर हमारा मंदिर दिख रहा है और इस वीडियो को दिखा के कुछ लोग पैसा वसूल रहे हैं, यानी डोनेशन, चंदा मांग रहे हैं। और जब इस पूरे मसले को मैंने समझने की कोशिश करी तो पिछले 1-1.5 साल से यहाँ पर किसी भी तरह की गतिविधि नहीं हुई है और ये जो मसला है ये 2021 का है। अच्छा, अब यहाँ पे मसला क्या है? पैसा इकट्ठा करना मसला है या फिर पैसा क्यों इकट्ठा किया, यह मसला है। यहाँ पर जो मैनेजमेंट प्रिजर्वेशन एंड प्रॉपर्टी रूल है उसके तहत ये कहा जाता है कोई भी इंडिविजुअल मंदिर में किसी भी प्रकार के निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा नहीं कर सकता है बिना डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के या फिर मंदिर के मैनेजमेंट के परमिशन के। ठीक, यहाँ पर ये साफ तौर पर यह कहा गया है कि कार्तिक ने किसी भी तरह का परमिशन नहीं लिया। उन्होंने सीधे तौर पर अपने तरह से इस पूरे चीज़ को देखा और
चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कार्तिक ने अपने खुद के अकाउंट को दिया और एक मिलाप का अकाउंट दिया, जो दोनों ही गवर्नमेंट के नहीं है, सरकारी नहीं है। यानी जब चंदा एक सरकारी मंदिर के लिए ले रहे हैं तो सरकारी अकाउंट होना चाहिए था, यहाँ पे वो नहीं है। कार्तिक गोपीनाथ ने डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी, इसके साथ साथ जो मंदिर है, इन दोनों का ही नाम इस्तेमाल किया मिलाप में, और इस तरह से लोगों को इमोशनली उनको अट्रैक्ट किया कि पैसे आप दें, और बहुत लाखों में पैसा यहाँ पे पहुँचा है। किसी भी प्रकार का परमिशन इनको नहीं मिला गया था। एक और चीज़, जब ये पूरा मसला बढ़ा, लोगों के पास पहुंचा था, इसमें बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है। कुछ महीने भर पहले यहाँ के एक पत्रकार है सबुक शंकर, इन्होंने 2 यूट्यूब चैनल्स में अलग अलग समय पर इंटरव्यू दिए। उनके स्क्रीन्स में लगा देता हूँ, नीचे तमिल में है, खैर आप अगर तमिल भाषा जानते हैं तो कि नीचे जाके आप देख सकते हैं। तो उन्होंने जब ये इंटरव्यू दिया तो उनकी तरफ से ये पूरा खुलासा बाहर आता है, ठीक है। तमिल मिंट करके एक चैनल है और दूसरा है रेड पिक्स। इन दोनों ही चैनल में जो इन्होंने खुलासे करे, उसके चलते ये मसला धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। उसके बाद और कई न्यूज़ चैनल्स हैं और कई पत्रकार हैं जिन्होंने इसके बारे में बात करी। अब कार्तिक के बारे में जब ये तमाम चीज़ें बोलना शुरू करे लोग, उनसे सवाल पूछने लगे लोग कि भाई पैसा जो इकट्ठा हुआ वो गया कहाँ, तब जाके कार्तिक ने एक चिट्ठी लिखी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी को कि मैं इस तरह से पैसे मैंने इकट्ठे करे हैं और पैसे जो है मिलाप में हैं, और इस पैसे को हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं रीबिल्ड करने के लिए इस पूरे मंदिर को। तो मिलाप का तो हिसाब इन्होंने दे दिया, लेकिन जो कार्तिक के पर्सनल अकाउंट पे जो पैसा जा रहा था उसके बारे में कहीं पर भी किसी भी तरह का विवरण नहीं दिया गया। और कार्तिक ने खुद इस चिट्ठी में एक्सेप्ट भी किया कि हाँ, मैंने इस तरह से पैसे वसूले हैं, लेकिन इसका जो बाकी ब्यौरा होता है कि किसने कितना पैसा दिया, किस तरह से दिया, ऐसा कोई ब्यौरा कार्तिक नहीं दे पाए। एक और चीज़ थी, मैनेजमेंट प्रिजर्वेशन एंड प्रॉपर्टी रूल्स 1964 के तहत, इसमें जो धारा है, सेक्शन है, वो है 11। इसके तहत मंदिर कमेटी के परमिशन के बिना आप कहीं चंदा तक नहीं ले सकते हैं। यानी आप जिस मंदिर के लिए चंदा ले रहे हैं उस मंदिर को आपको परमिशन देना होगा, उसको ये कहना होगा कि हाँ, ये शख्स हमारे बिहाफ पे पैसा ले सकता है और ये हमारे पास लाके पहुंचा देगा, इस पे हमें भरोसा है। वो इंडिविजुअल नहीं कर सकता, वो भी एक संस्था होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक इंडिविजुअल है। और दूसरा, इन्होंने जो पैसा इकट्ठा किया उसके बारे में कोई सही तरह से विवरण नहीं दिया। एक और चीज़ हुई, जब कार्तिक से ये जो मंदिर कमेटी है, इन्होंने पूछा कि भाई जो आपने इकट्ठा किया है पैसा उसको फ़ौरन मंदिर कमेटी के पास पहुंचाएं, उस पर भी कार्तिक ने जवाब ऐसा दिया कि मैं जो है इसको HRNC के द्वारा काम करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, और उनको भी मैंने चिट्ठी लिखी है। HRNC डिपार्टमेंट ऐसा है जो मेरी रिक्वेस्ट को नज़रअंदाज कर रहा है और आज तक मुझे उन्होंने परमिशन नहीं दी। ये भी कार्तिक ने ही कबूला है कि उनको किसी भी तरह का परमिशन नहीं दिया गया था कि मंदिर के नाम पे मैं पैसे वसूलूं या फिर पैसे का चंदा इकट्ठा करूं और उस चंदे को मैं मंदिर बनाने के निर्माण कार्य में मैं दे सकूं। ऐसा किसी भी तरह का परमिशन इनको नहीं दिया गया, फिर भी इन्होंने ये पैसे वसूले। जिस तरह से कार्तिक को कल पुलिस वालों ने तलब किया और उनसे सवाल जवाब पूछे, और वहाँ पर जिस तरह से कार्तिक अपने जवाब सही तरह से नहीं दे पाए शायद, और इस वजह से इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। IPC की धारा 406, 420, 66D और इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 के तहत इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जो 2 मंदिर है, यानी एक पहाड़ के ऊपर जो ओरिजिनल मंदिर बताया जाता है, प्राचीन मंदिर बताया जाता है, और नीचे एक और मंदिर है जो कि नया बना मंदिर है जहाँ पे भी तोड़फोड़ हुई थी। अब वहां पर HRNC ने जो निर्माण कार्य शुरू किया है, यानी सरकार ने जो काम शुरू किया है, वहां की कुछ तस्वीरें बाहर आती हैं। उस तस्वीरों को कार्तिक गोपीनाथ ये कहकर फैलाना शुरू करते हैं कि ये काम मैं कर रहा हूं। यानी कार्तिक गोपीनाथ खुद अपने पैसों से ये तमाम काम करवा रहे हैं, और जो सरकार काम कर रही है उस सरकारी काम को ये अपना बता के लोगों तक अब इस मैसेज को पहुंचाने की कोशिश करें, जो आपने पैसा दिया वो ज़ाया नहीं हुआ, उस पैसे को हम सही तरह से लगा रहे हैं। अब ये पूरा मसला आपको समझ आ चुका होगा। यानी एक शख्स हैं जो पहुंचते हैं, जो यूट्यूबर है, और मिलाप के साथ जुड़कर, और जो भी पॉलिटिकल पार्टी है जो इनका साथ दे रही थी, इन सब से मिलकर एक बहुत बड़ा पैसा
वसूला जाता है। और ये भी कहा गया है कि ये जो 33-35 लाख रुपए आप जो देख रहे हैं, इतना नहीं, इसकी जो रकम है ये करीबन 1 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है, क्योंकि अभी कार्तिक गोपीनाथ के पर्सनल अकाउंट को नहीं खंगाला गया है। अब सवाल ये उठता है, कार्तिक गोपीनाथ ने जो किया वो सही या फिर गलत? क्या मंदिर बनवाना, मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा करना सही है फिर गलत? बिल्कुल गलत नहीं है। मंदिर के निर्माण के लिए, मस्जिद के निर्माण के लिए आप पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है, उसके लिए विभाग होते हैं जहां पर आपको पहुंचना होता है, परमिशन लेनी होती है, आपसे जो बन पड़ता है आप उनको दे रहे हैं। और जिस तरह से मंदिर प्रशासन कह रहा है कि जो सरकारी जो रूल है, रूल बुक ये कहता है कि मंदिर मैनेजमेंट इन तमाम चीज़ों को करने के लिए सही माना जाता है, यानी जो पैसा इकट्ठा होता है वो मंदिर मैनेजमेंट को दिया जाना चाहिए, ना कि आप अपने पास रखें, सालों तक अपने पास रखें और ये कहें हम काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, जो कि काम नहीं भी हो रहा था। अब बीजेपी के एलिगेशंस कुछ इस तरह से हैं कि कार्तिक गोपीनाथ एक हिंदू हैं और इस वजह से इनको टारगेट किया जा रहा है, यानी हिंदू खतरे में है वाला जो फॉर्मूला है वो उसको यहाँ पर भी लगाने की कोशिश करी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि कार्तिक गोपीनाथ एक मंदिर बनवाने के नाम पर, मंदिर को रेस्टोर करवाने के नाम पर जो पैसा इकट्ठा कर रहे थे, उसका एक एक पैसा, उसका हिसाब कार्तिक गोपीनाथ को देना पड़ रहा है, क्योंकि वो हिंदू हैं और इस वजह से इनको तमिलनाडु में टारगेट किया जा रहा है। ऐसा है नहीं। जो मसला, जो टाइमलाइन मैंने आपको बताया, यानी 2021 में ये बात शुरू हुई थी और अब तक, जिसमें कई सारे एक्टिविस्ट हैं, कई सारे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने अपनी अपनी तरफ से कोशिश करी और इस मसले को बाहर दुनिया तक पहुंचाया और ये कहा कि भाई इतना पैसा इकट्ठा हुआ है, किसी मंदिर के निर्माण के नाम पर इकट्ठा हुआ है, तो ये पैसा सही तरह से इस्तेमाल होना चाहिए। इस पूरे घटना पे हमारी नज़र बनी रहेगी। इसके साथ साथ जो भी अगले अपडेट्स आएंगे हम आप तक उसको पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।